और स्टार्ट करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2024। साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे माननीय श्री अनंत नागेश्वर साहब जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनके द्वारा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की। 22 जुलाई 2024 आज का ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है, जिसमें इन्होंने सब कुछ यहां पर बताया। किसके बारे में बताया साथियों? प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे, हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी, पूरे साल की रिपोर्ट बताई, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आपका सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, आप सब नाम जानते हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा साथियों यहां पर एक तरीके से प्रेजेंट किया गया। इसमें आपकी इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस का और फ्यूचर आउटलुक, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी प्रदर्शन करेगी, उसका एक ओवरव्यू आपको यहां पर देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे साथियों। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे है क्या, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण? सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं, जरा ध्यान से समझना सब लोग। दोस्तों आप सबको एक जानकारी होगी, जब मैं बजट की बात, 1 मिनट के लिए बस मैं आपका ध्यान अटेंशन करना चाहूंगा थोड़ा सा, जिससे आपको एक ओवरव्यू, एक अप्रोच मिल जाए। देखिए साथियों, जब भी मैं कभी आपसे बात करता हूं बजट की, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इस बार जो बजट की हम बात कर रहे हैं, कल बजट आएगा, तो एक्चुअल में इंटरिम बजट आ चुका है, फिर भी समझने के लिए समझ लीजिएगा। जो बजट आया वो 2024-25 के लिए आया, आप मानते हैं वाली बात। और 2024-25 में जब बजट आया तो आपको एक चीज की जानकारी होगी कि हमेशा, जैसे मान लीजिए मैं 1 फरवरी के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज 1 फरवरी 2024 को बजट आया, तो ये अगले वित्त वर्ष के लिए आया। अगले साल में हमारे देश में होने वाले जो अनुमानित राजस्व है और अनुमानित हमारे जो व्यय है, उसकी चर्चा आपको यहां पर देखने को मिलती है 1 फरवरी 2024 को बजट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं बजट एस्टिमेट, कि भाई आने वाले साल के लिए हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि कितना सरकार का यहां पर एक्सपेंडिचर होगा और सरकार को कितनी रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। ठीक है, जब 1 फरवरी 2000 चल रही है तो आपको पता होगा इस वर्ष कौन सा वित्त वर्ष चल रहा होगा, तो आप समझदार हैं, 2023-2024 वित्त वर्ष चल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में पिछले वर्ष का इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, पिछले वर्ष इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करी है, इसकी चर्चा दोस्तों आपकी इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पिछले वर्ष कैसा परफॉर्मेंस रहा हमारे फाइनेंशियल ईयर का, मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। तो ये एक तरीके की साथियों क्या है, याद रखें, एक एनुअल रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, एक वार्षिक दस्तावेज आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या यूं कहें साथियों, अगर आपको मैं और क्लियर करूं तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, याद रखें, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या नाम है दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि आर्थिक मामलों का मंत्रालय। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत 2 डिवीजन होती हैं, एक इसकी डिवीजन होती है बजट डिवीजन और एक डिवीजन होती है इकोनॉमिक डिवीजन। तो साथियों जो बजट पेश करता है वो बजट प्रभाग नहीं करता, जो आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब बजट पेश करने का कार्य बजट डिवीजन करेगी और आर्थिक सर्वेक्षण यहां पर जो पेश करने का कार्य है वो इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा किया जाता है। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे यहां पर जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, ठीक है, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो साथियों यहां पर क्या करती है, बजट को, आपके इकोनॉमिक सर्वे को जारी करती है। ठीक है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि उसे बजट से 1 दिन पहले इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी सरकार की परफॉर्मेंस क्या रही, पिछले साल कैसे आउटकम्स रहे इकोनॉमी में, उस सबको यहां पर बताने की बात की जाती है। एक ऐसा सर्वेक्षण जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा हो, पिछले साल क्या रहा, उसके बेसिस पे आगे हम कैसे देखते हैं अपनी इकोनॉमी को, उसके बारे में आपको यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा देखने को मिलेगी। अगला सवाल आपके सामने आता है, जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि इकोनॉमिक सर्वे को यहां पर बनाने की बात जब की जाए कि इकोनॉमिक सर्वे भाई यहां पर कौन कंपोज करता है, तो याद रखें एक पद होता है जिसको बोलते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और याद रखें ये गलत नाम है, इस नाम को तुरंत काट दें। ठीक है, ये नाम बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा, ये नाम आपका गलत है। अभी आपको चेक करने के लिए मैंने दिया था कितने बच्चे यहां पर बोलते हैं। दोस्तों एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। याद रखें ये कौन से उसके थे, ये बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है,
तो अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, सबसे पहले क्लास में दिखाई थी, तो वही दोस्तों हमारे आर्थिक सलाहकार हैं, आपके सामने नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है, अनंत नागेश्वरन साहब। तो ये दोस्तों हमारे देश में कौन है जो बीच में बैठे हुए हैं, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपको देखने को मिलेंगे। और याद रखें, जो बजट की जो इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा की जाती है, तो एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे कंपोज करने का कार्य चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका मिलेगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने बनता है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यहां पर पब्लिश किया जाता है, और वो भी कौन सी डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए, जल्दी से बता दीजिएगा। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा कब पेश किया गया, तो दोस्तों याद रखें, अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बार, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को पेश करने की बात करें, तो सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था कब, कोई बताने की कोशिश करेगा दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। 1951 और 1950-51 में सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था, पब्लिश किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आपको एक और इंटरेस्टिंग यहां पर फैक्ट्स में बताना चाहता हूं, 1964 तक दोस्तों याद रखिएगा, जो एक आर्थिक सर्वेक्षण था वो हमारे यूनियन बजट के साथ ही पेश किया जाता था। 1964 से क्या किया गया, 1964 के बाद अब पहले बजट इकोनॉमिक सर्वे एक ही दिन आ गए, अब क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे आपका डीलिंग कर दिया गया। अब इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन आपका पहले जारी किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप सब लोगों को जानने जरूरी थे, आपको पता होने चाहिए। बोलो जल्दी से, बात क्लियर है? हाँ जी, जल्दी से बताइए, बात क्लियर नहीं क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, समझ में आ गया, कौन जारी करता है ये भी समझ में आ गया, इसका इतिहास क्या है ये भी समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन साथियों, इकोनॉमिक सर्वे का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, क्या जरूरत है दोस्तों, इसका महत्व क्या है साथियों? इसका महत्व सबसे पहले कि जो हमारी फ्यूचर की पॉलिसी मेकिंग है, जो हम आगे की नीतियां बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उन नीतियों को करंट स्टैटिस्टिक्स पे जो हमारे देश की नीतियां बन रही हैं उसमें हेल्प करेगा। बात समझ आ रही है साथियों? हमारे देश में ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस तरीके से हमें स्टेप्स उठाने हैं, क्या प्रोसेस हमें अपनानी है कि जिससे ये इसको हम अच्छे तरीके से अचीव कर पाएं, तो साथियों याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे यहां पर हेल्प करता है कि कैसे फिस्कल डेफिसिट कम हो, कैसे ग्रोथ रेट हमारा अच्छा हो, कैसे विदेशी मुद्रा भंडार हमारे बढ़े, कैसे इन्फ्लेशन रेट हमारा कंट्रोल हो, इन सब को यहां पर हेल्प करता है, इन सबको यहां पर अचीव करने में। इसके अलावा साथियों हमारे देश की अगले साल का जो वित्त वर्ष है उसके मतलब बजट बनाने में, भाई अगले साल जो वित्त वर्ष है उसका बजट मेकिंग प्रोसेस कैसे होगी, उस सब के बारे में साथियों आपको कौन बताता है, इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का क्या क्या उद्देश्य है, ये एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर भविष्य की नीति बनाने में मदद करता है, हमारे इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हैं उसके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे देश में बजट मेकिंग प्रोसेस को बनाने में ये हेल्प करता है। यहां तक बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब साथ ही यहां पर आइए बात करते हैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। दोस्तों इस बार अगर आप देखेंगे तो टोटल इकोनॉमिक सर्वे में लगभग आप देखेंगे तो 13 चैप्टर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग चैप्टर अलग अलग बातें बोल रहे हैं। पहला चैप्टर बात करता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की, ठीक है, कि किस तरीके की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का क्या एक दायरा हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा दोस्तों हमारे देश में किस तरीके से मौद्रिक प्रबंधन पर, मॉनेटरी मैनेजमेंट पर चर्चा की गई, किस तरीके से प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन का काम है, क्या ये अंडर कंट्रोल है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारे देश का एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब भारत को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर, उसकी क्या अप्रोच है। इसके अलावा यहां पर हमारे न्यू इंडिया की हम किस तरीके से मीडियम टर्म आउटलुक देख रहे हैं। इसके साथ साथ साथियों हमने चैप्टर 6 में क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात की कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन किए जा रहे हैं। वहीं पर साथियों हम बात कर रहे हैं सोशल सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के रूप में क्या कार्य किए गए, एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट के रूप में क्या कार्य किए गए, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं स्मॉल और मीडियम किस तरीके से कार्य कर रही हैं, हमारे देश में सर्विसेज जो हैं वो किस तरीके से फ्यूल कर रहा है ग्रोथिंग अपॉर्चुनिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हमारे यहां पर देखने को मिल रहा है, कैसे हमारे देश का पोटेंशियल ग्रोथ को लिफ्ट कर रहा है, और इसी के साथ साथ
क्लाइमेट चेंज और भारत में हम क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिल रही हैं, इन सब की चर्चा दोस्तों हम आज के इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे में करने जा रहे हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को यहां पर सब कुछ बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। एक बार मुझे सब लोग ये बोल दीजिए, जो वॉइस आ रही है वो क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं हो रहा आप लोगों को? आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो। यहां से सब कुछ ओके है और काफी बच्चे बोल रहे हैं वॉइस ओके है, कोई इशू नहीं आ रहा। मैं उम्मीद करूंगा इस क्लास के लिंक को आप अपने साथियों के पास शेयर करें। सभी एस्पिरेंट्स को इकोनॉमिक सर्वे पता होना चाहिए, क्या है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें किस किस चीज की बात की गई। तो टोटल दोस्तों 13 चैप्टर आपको इस बार देखने को मिले। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं आप सब लोगों के लिए, इन सब से दूर मैं आपको पहले पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था रही है, सबसे पहले मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले साथियों, इकोनॉमिक सर्वे 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखते हैं ये टर्म। दोस्तों ये एक स्नैपशॉट आपको देखने को मिल रहा है सब लोगों को, और मैं उम्मीद करूंगा पूरी विजिबिलिटी आपके पास है, सबके पास विजिबिलिटी है। सबसे पहले अगर हम देखें, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें हिंदी में भी सब कुछ यहां पर मेंशन है। एक बार मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं इकोनॉमिक्स की, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चलेगी आप लोगों को, नहीं चलेगी पहले बता दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हम क्लियर कर सकें, याद रखें। अगर हम बात करते हैं साथियों सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ आपको पता होगा 6.5 से 7% यहां पर अनुमानित बताई गई है कि आने वाले वित्त वर्ष में 6.5 से 7% आपको देखने को मिलेगी। 2023-24 की अगर हम बात करेंगे तो 8.2% और यहां पर 7% की बात की गई है। तो 6.5 से 7% का अनुमान यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में नहीं समझ में आई? ये फोरकास्ट है कि 6.5 से 7% हमारी इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? क्लियर बात है साथियों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ, आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। सिंपल शब्दों में आप इस चीज को यह माने कि हमारे देश का जो टोटल एक्सपेंडिचर है और हमारे देश का जो टोटल रिवेन्यू है, हमारे देश के एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू में जो डिफरेंस है। बट यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, इस रिवेन्यू में सरकार जो पैसा बोरो करती है, उधार लेती है, हम उसको यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हमें यह बताता है कि हमारी सरकार को अभी और कितना पैसा बोरो करना है जिससे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को चला सके। तो यहां पर दोस्तों इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है, और एग्जैक्ट अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है, 5.6% आपको यहां पर देखने को मिल रहा है फिस्कल डेफिसिट। 2022-23 में अगर हम देखेंगे तो 6.4% आपको देखने को मिला। और हमेशा याद रखें फिस्कल डेफिसिट किसका होता है, ये जैसे मान लो 6.4%, तो ये हमेशा दोस्तों आपको जीडीपी का देखने को मिलेगा। किसका? जीडीपी का, हमारे सकल घरेलू उत्पाद का आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोस्तों अगर मैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं तो अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो 2023-24 में 646.4 यूएस डॉलर बिलियन, यानी कि यहां पर 646.4 बिलियन डॉलर आप बोल सकते हैं हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वहीं पर साथियों 2022-23 में 578.4 था। अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा इंडिकेटर हमारे लिए भी अच्छा है कि हम फिस्कल डेफिसिट में कमी प्रदर्शित की जा रही है। हमेशा फिस्कल डेफिसिट अगर हमारा कम है, राजकोषीय घाटा, तो हमारे देश के लिए अच्छे संकेतक हैं, क्योंकि हम घाटे में नहीं जाएंगे। तो एक संकेतक ये अच्छा मिल रहा है, एक संकेतक ये अच्छा मिल रहा है। वहीं पर साथियों अगर मैं बात करता हूं हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, अगर मैं खाद्यान्न उत्पादन की बात करूं तो 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो 328.9 मिलियन टन का अनुमान यहां पर बताया जा रहा है। और 2022-23 में यही अनुमान कितना था, ये एक्चुअल में 329.7 मिलियन टन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों फूड ग्रेन प्रोडक्शन की हमने बात करी। अगर हम देखें साथियों इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे देश में औद्योगिक वृद्धि कैसे हो रही है, तो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण सबको क्लियर दिख रहा है ना, सब लोगों को जी, सबको विजिबल है ना। तो इस बार का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमारा ये किस पर देखने को मिल रहा है आपको, कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों का मतलब कांस्टेंट प्राइस, देखो दो तरीके के प्राइस होते हैं, कांस्टेंट एक करंट प्राइस।
तो कांस्टेंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 2022-23 में याद रखेंगे ये 2.1 यहां पर परसेंट की ग्रोथ थी और यहां पर 9.5% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे इस बार बता रहा है। वहीं पर साथियों सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे तो ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना सकल मूल्य वर्धन किया गया बेसिस प्राइस पर परसेंटेज में। तो 2023 में ये 7.6% और यहां पर 10.0%, तो यानी कि एक तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडिशन यहां पर कुछ थोड़ा सा सर्विस सेक्टर में कम होता हुआ दिख रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय, दोस्तों पूंजी व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिससे हमारी सरकार की एसेट्स बढ़ती हैं और सरकार की लायबिलिटीज कम होती हैं। एक तरीके से हम पूंजी व्यय को डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो पूंजी व्यय की अगर हम बात करेंगे तो इस बार ये बताया गया है कि 2023-24 में 3.2% ऑफ जीडीपी यानी कि हमारी जीडीपी का 3.2% भाग हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा देखने को मिल रहा है और यहां पर 2022-23 में 2.7%। याद रखें जितना कैपेक्स होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैपेक्स, जितना ज्यादा कैपेक्स होगा इसमें आप ये समझ सकते हैं उतना ही हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अवसंरचना निर्माण आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पर साथियों अगर हम फॉरेन ट्रेड के ट्रेंड्स की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड में ट्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो यहां पर इंपोर्ट्स हमारे 675.4 यूएस डॉलर बिलियन 2023-24 में, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 437.1 यूएस डॉलर बिलियन। अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर स्टैग्नेशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है पिछले वर्षों के मुकाबले। अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा 2022-23 से स्टैग होता हुआ मिल रहा है, यानी कि स्थिर देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट्स की बात करेंगे, इंपोर्ट्स थोड़े से हमारे यहां पर डेक्लाइन होते हैं। इंपोर्ट्स यानी कि आयात, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि अगर हमारे देश में हम इंपोर्ट्स कम से कम करेंगे, इफ वी आर डूइंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात विस्थापन, दोस्तों इट विल बूस्ट द इकोनॉमी को बूस्टअप देगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक। तो पूरी इकोनॉमी जिन्होंने मुझसे पढ़ी है उनको सबको समझ में आ रहा होगा क्या है एक्चुअल में। तो एक पूरा आपको डेटा समझ में आ गया, इकोनॉमी एट अ ग्लांस समझ में आ गई आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं सोचना, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे राजकोषीय घाटे का क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इस बार आ रहा है, नोट कर लो, पक्का आएगा इस बार क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही एज इट इज लिख कर आ जाए। दोस्तों इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे का एक बार ग्लांस दिमाग में जरूर लेके चलो, क्या है क्या नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 में कितनी बात की गई, तो 646.4 यूएस डॉलर बिलियन की बात की गई। ये चीज आपको दोस्तों बाय डिफॉल्ट अच्छे तरीके से क्या है पता होनी चाहिए, तभी आपको यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी अपने सब्जेक्ट की। बात क्लियर साथियों। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे यहां पर आप क्लास देख रहे हैं और स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे, और आज लास्ट डेट है। आपको बताना चाहूंगा प्राइस 50% डाउन है, इट इज द लास्ट डेट। आज के बाद आप एडमिशन में कल 50% फिर ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो इफ समवन वांट्स टू परचेज द बैच, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कई बच्चे पूछ रहे थे, तो इट इज द लास्ट डेट, आज लास्ट डेट है, याद रखें। एडमिशन 22 जुलाई 2024 को क्लोज हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। एनीवे अगली बात करता हूं, हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं फ्री क्लासेस हैं। कल आपको यहां पर इस तरीके से सेट हम 15 सेट तक अभी लेकर चल रहे हैं, तो आज 11 सेट पढ़ाया गया था, 12वां सेट कल नहीं परसों होगा अब 11 बजे, ठीक है। तो सभी लोग इस सेट को भी देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, एक एक पॉइंट को और अब इलॉबरेट करके पिक्चराइज मेथड से देखने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग तैयार हैं साथियों बताने के लिए, समझने के लिए, जल्दी से बता दो। देखो कुछ मजा आ रहा है नहीं आ रहा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो कोई भी बच्चा। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का देख लेते हैं एक बार, क्या क्या बोला गया। अब थोड़ी पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिल रही होगी, साफ साफ पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। सब लोगों को बता दीजिएगा पिक्चर में कोई इशू तो नहीं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों के पास शेयर जरूर करें। एवरीवन शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अभी आप लोगों ने वीडियो को ना लाइक किया और ना अपने आप साथियों के पास शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जीडीपी ग्रोथ जो इस बार बताई गई है, ध्यान रखें जीडीपी वृद्धि दर, तो ये आपको बताई गई है कांस्टेंट प्राइस पे। दो तरीके से हम जीडीपी निकालते हैं, आप सबको पता होगी, एक हम करंट प्राइस पर निकालते हैं और एक हम साथियों कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है बेस ईयर, और हमारे लिए 2011-12 जीडीपी का कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर होता है, यानी कि हम क्वांटिटी इस साल की और बेस प्राइस पहला, ठीक है।
उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने देश में कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी निकालते हैं, जिसको आप सब लोग किस नाम से जानते हैं, रियल जीडीपी। जब भी कभी कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाए तो ये हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, और रियल जीडीपी में ही दोस्तों एक्चुअल में परसेंटेज में बात होती है। तो अगर आप देखेंगे तो 2024-25 का अनुमान क्या है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर हो सकता है आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे 6.5 से 7%। आपको यहां पर 2023-24 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये कितना देखने को मिल रहा है आपको, 8.2%। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा पिछले वर्षों के मुकाबले इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कम देखने को मिल रही है। देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दूसरा साथियों, हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, एक बार जरा जल्दी से देख लीजिएगा। अगर हम अपने देश में पूंजी व्यय, देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करते हैं, तो यहां पर जो 2022-23 में 2.7% जीडीपी का था, अब वो 3.2% आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा संकेत है कि हमारी सरकारें अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगले हम बढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। 100% आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है। अगर कोई ताकत रोक सके तो मुझे बता देना। मैं यहां पर आपसे आज चीजें डिस्कस कर रहा हूं तो इसका मतलब ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, कि सरकार को अभी कितना पैसा और बोरो करना है। दोस्तों यहां पर याद रखेंगे ये है 5.6% ऑफ दी जीडीपी। 5.6% ऑफ जीडीपी की बात यहां पर की जा रही है। इतना फिस्कल राजकोषीय घाटा हमारा देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगले इंडिकेटर पे जाएंगे तो खाद्यान्न उत्पादन में हमारी क्या स्थिति रही दोस्तों इस बार। तो इस बार हमारी सरकारें बोलती हैं कि हमने इतना खाद्यान्न उत्पादन किया। याद रखिएगा इसमें हमने सीरियल्स एंड पल्सेस, आप सब जानते हैं यहां पर सीरियल एंड पल्सेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई जी, क्लियर है बात। 328.9, 329.7 2022-23 में हमारा मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हमारे देश में हुआ। एक ऐसा देश जहां पर स्टार्टिंग के फेज में खूब खाद्यान्न उत्पादन हुआ करते थे। आजादी के बाद हमारी जमीनों को जब उनकी फर्टिलिटी, उनकी उपजाऊपन को कम किया गया, क्लाइमेट कंडीशन एडवर्स रही दोस्तों, हमारे देश में फूड ग्रेन्स इतने ज्यादा वस्ट हो गए थे कि हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। आज देखिए दोस्तों, भारत एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ता हुआ, एक आगे बढ़ता हुआ, एक आगे की राह को चुनता हुआ हमारा प्यारा भारत। दोस्तों हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। अब आज देखो, एक जमाना था जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गए थे। 1991 के दौर को याद करो दोस्तों, जब हमारे देश में हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था कि हम फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर सकें। आज आप देख सकते हैं दोस्तों 646.4 कितना US$ बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इट इज द गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। याद रखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैं करूंगा क्या, व्हाट आई विल डू फॉर वाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कभी इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे इसमें गोल्ड होते हैं, है ना, SDR होते हैं, रिवर्स ट्रेंच होते हैं, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन रिजर्व हमारे देश का फिलहाल अभी 646.4 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम ओवरऑल यहां पर देखने की कोशिश करेंगे और ये बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम अगर अपने देश में देखें, औद्योगिक विकास वृद्धि दर, तो दोस्तों इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी ज्यादा यहां पर आपको बढ़िया देखने को मिल रही है, 9.5%। 2022-23 में ये रेशो बहुत कम रहा, 2021-22 के दरमियान अच्छा रहा, और ये टाइम पीरियड आप जानते हैं माइनस में क्यों रहा। इसके पीछे का कारण आप जानते हैं, कोरोना पैंडेमिक। ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे देश की नीचे की साइड आपको देखने को मिली थी। दोस्तों अगर मैं सर्विस सेक्टर ग्रोथ की बात करता हूं हमारे देश में, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक बार विस्तृत रूप से आपको बता रहा हूं। सर्विस सेक्टर ग्रोथ हम देखें तो 7.6, आप प्लीज इसको कॉपी पे नोट कर लेना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार और दोबारा से बोलना चाहूंगा, ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि हमारे सेवा क्षेत्र में, आपको पता होगा देयर आर 3 सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, जिसके एम्प्लॉइज को व्हाइट कॉलर वर्कर के रूप में भी जाना जाता है। ये आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, टॉप रेमिटेंसेस रिसिपेंट्स। सबसे पहले रेमिटेंस का मतलब समझ लें। रेमिटेंस का मतलब होता है विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता। दोस्तों हमारे भारत के लोग बहुत विदेशों में काम कर रहे हैं, अब वो अपने घर पर हमारे क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं। तो वो जो पैसा भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस। अगर हम शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता की बात करेंगे तो दोस्तों ड्यूरिंग 2023 US$ बिलियन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया आप देख सकते हैं 120 US$ बिलियन के साथ
कहां पर है, किस पोजीशन पर है, टॉप पोजीशन पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर मैक्सिको 66, चाइना 50, फिलीपींस 39, 27 पे है आपका पाकिस्तान। तो टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट्स की अगर हम बात करेंगे 2023 में, तो ये कौन है, तो दोस्तों ये है आप लोगों का, याद रखेंगे कौन, आपका भारत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सोर्स वर्ल्ड बैंक है। तो अगर आपसे डायरेक्टली डेटा में पूछा जाए तो 120 यूएस डॉलर बिलियन, ठीक है, ये हमारा 2023 के दरमियान फॉरेन रेमिटेंस रहा है, विदेशी प्रेषण रहा है जो हमारे देश के लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारा साथियों आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा यहां पर चर्चा की गई है कि भारत के आर्थिक विकास का रोबस्ट पाथवे टू इंडिया हम किस तरीके से बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास का सुदृढ़ पथ कैसे मजबूत करेंगे, रोबस्ट पाथवे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे क्रिएट करेंगे। साथियों आपको बताना चाहूंगा इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखनी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें डेटा आपको देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ये रियल टर्म्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6.5 से 7% आपको देखने को मिलेगी। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से रोबस्ट पाथवे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को आने वाले वित्त वर्ष के लिए मिलने जा रहा है। तो हमने पहले अनुमान लगाया कि 6.5 से 7% हमारी रियल टर्म्स में जीडीपी देखने को मिलेगी। अगली यहां पर बात, हमारे देश में अगर हम देखेंगे इस समय लो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि निम्न घरेलू महंगाई दर है। अच्छी बात है, लिमिटेड है तो बहुत अच्छी बात है। हाई ग्रोथ रेट है। इसके अलावा हमारे यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर जो हैं वो इंपार्ट कर रहे हैं रिजलायंस टू दी इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जो हमारा भारी क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर है, वो हमारा स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर एक बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने में योगदान दे रहा है। तो हाई ग्रोथ के साथ लो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अरे बोलो बात समझ में नहीं समझ में आई। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज बताई गई है कि जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है ये हमारा स्थिर रहने जा रहा है, यानी कि जो निजी खपत है हमारे देश में और जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की डिमांड आ रही है कि हम निवेश जो है हमारे वो बढ़ने के यहां पर कगार की बात की गई है, मजबूत निवेश मांग की बात की गई है। तो अगर ऐसा हुआ कि हमारे यहां पर प्राइवेट कंजम्पशन स्थिर रहे और मजबूत निवेश मांग रही, तो दोस्तों भारत की जीडीपी जो वृद्धि है वो मजबूत होने के कगार पर है, वो रोबस्ट रहेगी, अच्छी जीडीपी यहां पर बोले जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रोबस्ट पाथवे की बात की गई है। 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत किस तरीके से आर्थिक विकास का सुदृढ़ पथ अचीव कर सकता है एंड हाउ कैन इंडिया कैन अचीव रोबस्ट पाथवे, ये आपको पता होना चाहिए टू द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025। इसी में दोस्तों दूसरी बात याद रखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहां पर इंडिया की रियल जीडीपी यानी कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ये कह रहा है कि भाई 8.2% से, ठीक है, बढ़ी। जो वित्त वर्ष 2024 की, याद रखें वित्त वर्ष 2024 जो रहा उसकी 4 में से 3 तिमाहियों में से 8% से अधिक रही। यानी कि इंडिया की रियल जीडीपी अगर हम फाइनेंशियल 24 की बात करेंगे तो 8.2% से बढ़ी है। और इसने 8% का मार्क, यानी कि आपके 4 क्वार्टर होते हैं, सबको पता होगा, 12 महीने, 3 महीने का 1 क्वार्टर, तो 3 महीने में 8% से ज्यादा जीडीपी हमने अचीव की थी। बात समझ में आई? तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये वित्त वर्ष 2024 की अगर हम बात करें तो उसके लिए यहां पर भारत के आर्थिक विकास का सुदृढ़ पथ किस तरीके से देख रहे हैं, तो पिछले साल की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही। इसके अलावा साथियों हमारे देश में अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमारी सरकारें किस तरीके से ग्रॉस यानी कि टोटल, कितनी सकल स्थायी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कर पाई, तो दोस्तों यहां पर 2023-24 में 9% यहां पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एक बात याद रखेंगे, रिटेल इन्फ्लेशन आपका डेक्लाइन किया है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, यानी कि सीपीआई की। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए जो इन्फ्लेशन होता है उसमें गिरावट देखने को मिली वित्त वर्ष 2024 में। ये अच्छी संकेत है कि कंज्यूमर्स के लिए रिटेल इन्फ्लेशन डेक्लाइन देखने को मिला।
इसके अलावा रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 24 में दोस्तों रिकॉर्ड की गई 20% हायर देन इट्स लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 20 में जो हमारी अभी आपने देखा 20 में जीडीपी क्या थी और ये 20% हायर गई, तो इट इज अ गुड इंडिकेटर राइट नाउ। 2024 के इंडिकेटर्स को अगर हम बताएं तो ये अच्छे इंडिकेटर्स का संकेत आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। भाई इंडिया की रियल जीडीपी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.2% से ग्रो करी। 8% का क्वार्टरली टारगेट रहा था, उसमें हमने बढ़ोतरी करी। हमारे देश में जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, भाई कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से की जा रही है, उसमें 9% की इजाफा हुआ। रिटेल इन्फ्लेशन में दोस्तों आपको डेक्लाइन देखने को मिला और फाइनेंशियल ईयर 20 से रियल जीडीपी देखेंगे तो 20% हायर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप लोगों का फेवरेट चैप्टर आप सबको पता ही है कि स्टेप्स टुवर्ड्स कंट्रोल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। हमारी सरकार ने किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स उठाए हमारे मूल्यों को और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना रहा, कैसा रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला, कैसे बोला, उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। तो सब लोग तैयार हैं? आप सबको पता होगा साथियों, अगर हम बात करते हैं प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की, मूल्य और आपकी मुद्रास्फीति की, तो इन्फ्लेशन आप सबको जानकारी होगी जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, इससे लोग ज्यादा मांग करते हैं। जब लोग ज्यादा मांग करते हैं तो इससे सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़ने लग जाते हैं। सामान्य कीमत स्तर का लगातार बढ़ना ही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन एक लिमिट तक अच्छा होता है। हमारी सरकार इन्फ्लेशन का टारगेट लेके चलती है 4+-2%, यानी कि ये हमारी सरकार का टारगेट होता है कि 4 से लेकर 6 और ऊपर से 2, तो 2 से 6% तक इन्फ्लेशन हमारे देश में अच्छा माना जाता है। जब कभी आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन के अपने पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। इन्फ्लेशन के इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर एक लिमिट तक पॉजिटिव पड़ते हैं, ठीक है, तो वो कभी बताएंगे आपको। तो अभी हम अगर प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए जो हमारी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो हमारी वैश्विक उपभोक्ता वस्तुएं नहीं है, ग्लोबल कमोडिटी जो रही हैं, यानी कि जो ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस हैं, वैश्विक वस्तुओं की कीमतें हैं, उसमें गिरावट आने की उम्मीद जताई गई। समझ रहे हैं? इसमें बताया गया है कि एक्सपेक्टेड डेक्लाइन इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। अगर हम ग्लोबल कमोडिटी या वैश्विक स्तर पर जो वस्तुएं उनकी कीमतों में गिरावट आ रही है तो ये दोस्तों भारतीय मुद्रास्फीति के लिए बेहतर संकेत आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहां पर आपको याद रखना है कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका 4.55% पर फाइनेंशियल ईयर 25 में क्या बोला गया दोस्तों, इतने प्रतिशत, और वित्त वर्ष 2026 में 4.5% रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने ऐसा बोला। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा राइट नाउ, वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति घटकर 4.5% की बात की जा रही है और 2026 में 4.1% रहने का उम्मीद है। तो इसका मतलब जो हमारी सरकार इन्फ्लेशन की टारगेटिंग करती है, जो मुद्रास्फीति का टारगेट रखती है, क्या उसकी टॉलरेंस लिमिट में लिमिट आ रही है? तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है कि जब हम अपनी इकोनॉमी में दोस्तों याद रखिएगा अपनी अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष में 4.5% 4.1% की बात कर रहे हैं, इट इज द गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। यह इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत माना गया है। वहीं पर वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति 4.6%, 2025 में 4.2% रह जाएगी। कौन बोल रहा है? आईएमएफ बोल रहा है। आईएमएफ बोल रहा है दोस्तों वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति 4.6% और 2025 में 4.2% रहने की उम्मीद है। क्या साथियों, अगर मैं देखूं तो मेरा जो टारगेट है 4+-2%, क्या ये रेंज इसके बीच में आपको देखने को मिल रही है? यस और नो? ये दोनों रेंज दोस्तों आपको इसके बीच में देखने को मिल रही होंगी, तो इट इज अ गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर बात? वहीं पर बढ़ते हैं आगे कदम की ओर। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, क्या कि जो हमारे ज्यादातर राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, वहां पर भी वित्त वर्ष 2024 में बहुत ध्यान से समझे स्टेटमेंट, कई सारे हमारे राज्य हैं, कई सारे केंद्र शासित प्रदेश, उन्होंने भी जो इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों वहां पर कमी हुई है। अगर हम वित्त वर्ष 2023 से कंपेयर करें, बात समझ में आई? 28 राज्य हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 36। तो आउट ऑफ 36, 29 जो हमारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर वित्त वर्ष 2024 में
अच्छा संकेत यह है कि 6% से कम हमें इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन डिक्लाइंड बाय 4 परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन अप्रैल 2022 एंड जून 2024। कोर इन्फ्लेशन कितना डिक्लाइन किया? 4 परसेंटेज पॉइंट्स डिक्लाइन किया। थोड़ा समझ लो, एक बार दिमाग से सुन लो, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन। दोस्तों, जब मैं अपनी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्राइसेस के बढ़ने की बात करूं कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पेट्रोल की कीमतें और खाद्यान्न फूड की कीमतें, समझ रहे हैं भाई, पेट्रोल और फूड की कीमतों को इंक्लूड ना करूं तो वो कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। अब आप कहोगे सर पेट्रोल किसकी बात करी है मैंने? सही बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा? अरे सही बोल रहा हूं, फूड और फ्यूल बोल रहा हूं। बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, याद रखो, फूड और फ्यूल। भूल गए सब लोग? याद है भाई, दो चीजों को निकाल दो सारी वस्तुओं और सेवाओं में से, तो जो बचा डेट इज कोर इन्फ्लेशन। और इनको मैं कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल के प्राइस इंक्लूड क्यों नहीं करता? क्योंकि वस्तुओं और जो हमारे ईंधन होते हैं इनके प्राइसेस हाईली वोलेटाइल होते हैं नेचर में, ये बदलते रहते हैं। डेट्स वाई कोर इन्फ्लेशन को यहां पर डिक्लाइन करने की बात की गई है। बात समझ में आई? अब कोर इन्फ्लेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन और एक होता है कोर गुड्स इन्फ्लेशन, वस्तुओं की महंगाई और आपकी सेवाओं की। तो यहां पर याद रखें, कोर सर्विस इन्फ्लेशन 9 ईयर लो इन फाइनेंशियल ईयर 24 और यहां पर कोर गुड्स इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 4 इयर्स लो इन फाइनेंशियल ईयर 24। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये भी आपका पास डेटा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देयर इज नो सच इशू इन दिस। बोलो बात समझ में नहीं समझ में आई? अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला, इंडियाज इन्फ्लेशन लोअर देन रेट ऑफ ईएमडीज इन 2023। दोस्तों ये ईएमडीज क्या होते हैं? ईएमडीज का मतलब होता है इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। क्या मतलब होता है? इमर्जिंग, ऐसी इकोनॉमी जो दोस्तों इमर्ज कर रही हैं, बढ़ रही हैं, डेवलप कर रही हैं, उसमें भारत का इन्फ्लेशन लोअर देन दैट ऑफ ईएमडीज इन 2023। तो भारत की मुद्रास्फीति 2023 में जो ऐसी इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज नेशंस हैं उनके मुकाबले दोस्तों कम रही। इट इज अ गुड थिंग। दूसरा साथियों, हम एलपीजी, आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल के प्राइसेस दोस्तों हमारे कटौती आपको देखने को मिली। याद रखेंगे, रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ एलपीजी, पेट्रोल एंड डीजल। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे सिंपल सी बात है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन जिसमें हम फूड और फ्यूल को छोड़ देते हैं, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन इसमें फूड और फ्यूल को भी शामिल करते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं को जब देखें तो उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, जब प्राइसेस ऑफ एलपीजी, पेट्रोल, डीजल डिक्लाइन हुए हैं तो ऑब्वियस बात है एलपीजी, पेट्रोल और डीजल इन्फ्लेशन आपके डिक्लाइन होते हुए आप लोगों को दिखेंगे। बात समझ में आई? समझ में आई? बोलो कब सही समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं दोस्तों हमारी दूसरी, यहां पर खाद्य मुद्रास्फीति की। खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। सरकार ने क्या किया खाद्य मुद्रास्फीति में, फूड इन्फ्लेशन में, कि खानों के प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े, तो सरकार ने दोस्तों यहां पर उसको मिटिगेट करने के लिए कई सारी चीजें की। क्या किए? सबसे पहले इनके द्वारा दोस्तों सब्सिडाइज सेल की गई सीरियल्स की, ठीक है, पल्सेस की, अनियन की। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? यहां पर जो दलहन होती है, इसको दलहन बोलते हैं, अनाज हो गए आपके या प्याज हो गए, इनकी सब्सिडी युक्त दाम पर क्या करनी शुरू कर दी? बिक्री करनी शुरू कर दी। दूसरा, हमारी सरकार ने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो हम आयात शुल्क की बात करते हैं, भाई आयात शुल्क कस्टम ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी, कोई चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो सरकार ने इस पर रिडक्शन कर दिया। किस पर किया? दालों पर किया, और जो खाने वाले तेल, एडिबल ऑयल होते हैं उन पर कर दिया। बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही दोस्तों? और यहां पर यह भी देखने की कोशिश की कि हमारे देश में जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं, ठीक है, जो दलहन है, उसका कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा। भाई हमारे देश में प्राइसेस बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है? कुछ लोग उसको भंडारण करके रख लेते हैं, ठीक है, और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में हो नहीं रहा, तुम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इससे इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो डेट्स वाई सरकार ने प्रॉपर तरीके से स्टॉक मॉनिटरिंग करी है सीरियल्स एंड पल्सेस की। इसके अलावा यहां पर सरकार ने फूड इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कदम उठाए हैं बहुत अच्छे वाले, याद रखें। बोलो बात समझ में आई? और यहां पर दोस्तों हमारे सरकार ने कई सारी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की भारत ब्रांड के तहत सब्सिडी युक्त बिक्री करी है।
सब्सिडाइज सेल करी है जो हमारे इसेंशियल फूड आइटम्स हैं अंडर भारत ब्रांड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में जो अत्यधिक खाद्य एसेंशियल फूड ग्रेन्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनकी दोस्तों भारत ब्रांड के तहत हमारी सरकार ने क्या करी है, बिक्री करी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पे बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही होगी। इसकी पीपीटी आपको मैं भेज दूंगा, स्लाइड भेज दूंगा, लेकिन पढ़ना अभी समझ लो इसको कि एक्चुअल में बात किस चीज की जा रही है। विजिबिलिटी कम आ रही है आप लोगों को, एक बार बताएं। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर आप बोल रहे हैं तो लेट मी चेक वंस टाइम। देखिए अब सही आ रहा है, एक बार बताइए। अभी सही आ रहा है आप लोगों के लिए जी? सब क्लियर है अभी फिलहाल या कुछ इशू हो रहा है अभी? बताइए एक बार सब लोग। ओके है, थोड़ा सा विजिबिलिटी दिखी और आपको थोड़ा क्लियर और हुआ? क्लियर है सब लोगों को? एक मिनट का आपका पहले, भाई बच्चों को दिक्कत काफी हो रही है, इसको जूम करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, सही आ रहा है अब आपका? ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके, कोई इशू तो नहीं है जी? क्लियर है सब लोगों को? दिख तो रहा है साफ यार सब कुछ प्रॉपर। चलिए फाइन। तो यहां पर साथियों ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। ये हमारा हो गया एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने पढ़ने की कोशिश की कि सरकार ने प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें बताई। अब हम बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में किस तरीके से मॉनेटरी मैनेजमेंट को स्टेबल करने की बात की गई है, और यहां पर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन यानी कि वित्तीय हस्तक्षेप किस तरीके से हमारी सरकार का देखने को मिला। जिसको समझ में नहीं आ रहा, उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। देख सिंपल सी बात है, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है उसको यह समझ में आएगा ही नहीं। ये बात ध्यान रखें, ये बाय डिफॉल्ट है। ये वो बच्चे समझ रहे होंगे जिन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो आसानी से चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और कह रहे होंगे सर मजेदार समझ में आ रहा है। मैं तो ये कहूंगा ऐसा हो रहा है साथियों, आपको लग रहा होगा सर और अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में। ऐसा 100% मैं यहां पर उम्मीद कर सकता हूं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024 में हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकेंगे साथियों। सबसे पहले अगर हम मौद्रिक प्रबंधन की बात करते हैं, मॉनेटरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बताएगा कोई जी? तो दोस्तों हमारे मॉनेटरी सिस्टम में बैंकिंग सेक्टर भी आता है, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 में इंडिया का जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र है इसमें मजबूत प्रदर्शन का हमारा अनुमान यहां पर देखने को बताया गया है। बात समझ में आई साथियों? इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि बैंक की क्रेडिट की ग्रोथ में डबल डिजिट ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिली। बात समझ में आई? अरे बोलो, समझ में नहीं समझ में आई दोस्तों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं, गैर निष्पादित संपत्तियां, साथियों ये आपके मल्टी ईयर्स लो पे आपको देखने को मिलेंगी, अब ये कम हो गई हैं। इसके अलावा साथियों आप सबको पता होगा प्राथमिक पूंजी बाजार, आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया था, प्राथमिक पूंजी बाजार जिसमें नई जो आपके पूंजियां हैं उनको जारी किया जाता है, इशू किया जाता है आईपीओ के माध्यम से। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? ठीक है, अगर हम बात करें साथियों तो हमारा जो प्राथमिक पूंजी बाजार है उसमें 10.9 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, पूंजी का निर्माण किया गया है। हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट दोस्तों कितना निर्माण कर रहा है? 10.9 लाख करोड़ रुपीस का पूंजी का यहां पर निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा साथियों हमारी सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, यानी कि आज हमारे देश में हम चाहते हैं कि हर जगह डिजिटल का दौर हो, है ना, हर जगह डिजिटलीकरण का दौर हो, तो ऐसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार ने वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए टारगेट बेस्ड अप्रोच फॉलो करी। वित्तीय समावेशन का मतलब यह होता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति का अकाउंट होना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति हो दोस्तों, सबको बैंकिंग एक्सेस मिले। इस चीज को लेकर सरकार यहां पर स्टेबल मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कर रही है। तो एक तरीके से बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में प्रदर्शन सुधार हुआ, बैंक क्रेडिट हमारे देश में डबल डिजिट ग्रोथ में गया। इसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको नोट कर लेना, 10.9 लाख करोड़ का हुआ। और इसके अलावा टारगेट बेस्ड अप्रोच हमारी यहां पर फॉलो होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। बात क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद आते हैं भारत के एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर। तो सबसे पहले याद रखो
भारत को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? याद रखिए, वो हमारे लिए एक्सटर्नल सेक्टर कहलाता है। समझ रहे हैं? अब किस तरीके से यहां पर वैश्विक मोर्चे पर हमने मजबूत प्रगति हासिल करी, जरा आंसर करें एक बार। तो देखो कैसे करी। अगर हम इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर को देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक बात बताई गई है कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट, सेवा, जो हम सेवा निर्यात कर रहे हैं, जो हम अपने देश से सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो दोस्तों मोर देन डबल इन 9 ईयर्स। वो आपकी 9 साल में मोर देन डबल, डबल से भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है ये तो, कि हम सेवा एक्सपोर्ट्स में बढ़ रहे हैं, पैसा हमारे देश में आएगा। इसके अलावा आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक यहां पर इंप्रूव करी है। फ्रॉम 44 2018 में थी, अब हम 38 रैंक के साथ दोस्तों वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें। इसके अलावा इंडिया आज की डेट में एक टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट है ग्लोबली, यानी कि हमारे देश में बहुत सारा विदेशी प्रेषण हमें देखने को मिल रहा है। और आपको मैंने बताया 2023 में 120 बिलियन यूएस डॉलर का दोस्तों माइलस्टोन हमने क्या किया है, अचीव किया है। बात समझ में नहीं समझ में क्या बोला गया? अरे बोलो, क्लियर है बात साथियों? सबको समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? जल्दी से बोलिएगा। इसी के तहत दोस्तों एक और याद रखें, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो भारत का सर्विस एक्सपोर्ट था वो 4.9% से बढ़कर आज की डेट में 341.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। अब आप देख सकते हैं 2024 में सेवा निर्यात, हमारा सर्विस एक्सपोर्ट कितना ज्यादा बिलियन डॉलर ऊपर पहुंच गया। इसके अलावा दोस्तों भारत के चालू खाते के घाटे में सुधार देखने को मिला और ये 0.7% कम हुआ। इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हम आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाते हैं तो करंट अकाउंट में कुछ आइटम्स आते हैं हमारी, जैसे देश में हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज गुड्स का, तो उसकी एंट्री होती है, ये आरबीआई मेंटेन करता है। तो हमारे देश का जो करंट अकाउंट है, इसका मतलब ये होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि करंट अकाउंट में हमारे देश में आने वाला पैसा और हमारे देश से जाने वाला पैसा, अगर हमारे देश में आने वाला पैसा कम है और देश से जाने वाला पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, चालू खाता घाटा, ये आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें 0.7% की कम हुई। इसके अलावा मार्च 2024 के अंत में जीडीपी के समक्ष विदेशी ऋण अनुपात 18.7% पर रहा। यह भी एक अच्छी संकेत है दोस्तों कि 2024 में जीडीपी के समक्ष विदेशी ऋण का अनुपात 18.7% पर आपको देखने को मिला। और इसके अलावा 2024 में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह सकारात्मक रहा, यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे एफआईआई, उसमें अगर हम देखें तो हमारे देश में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्लो हमें देखने को मिला। ये बात ध्यान रखें। बात क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सोशल सेक्टर बेनिफिट्स दैट एम्पावर। अगर हमारी सरकारों की बात करें तो उसने सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या चीज किए, क्या क्या काम किए, उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सोशल सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, ऐसे क्या कल्याण हैं जो सशक्त करते हैं दोस्तों हमारे भारत को, तो आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे सरकारों के द्वारा हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो स्वास्थ्य व्यय है, उसमें क्या किया गया, स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाया गया, घटाया गया? तो दोस्तों याद रखें, ये CAGR कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट, यानी कि कंपाउंडली वार्षिक वृद्धि दर कितनी देखने को मिली, देख रहे हो, 15.8% बिटवीन 18 से 24। यहां पर बोला गया है कि वित्त वर्ष 18 से लेकर वित्त वर्ष 24 तक हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर देश का दोस्तों क्या करा है, ग्रो किया है। CAGR हमारा इतना आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ में आई? अब ये कैसे हुआ, हमने जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो हम स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे हैं, वो इतना बड़ा क्यों? सबसे पहले याद रखो, हमने 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स जनरेट किए गए हैं। इसमें से 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन कवर्ड एज ऑफ 8 जुलाई 2024। 8 जुलाई 2024 को ये डेटा लिख रही होगी कंपनी, मतलब जो हमारी एजेंसीज हैं, और वो ये डेटा कहती हैं कि 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट हो चुके हैं। 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन हमने यहां पर कवर्ड किए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत यहां पर एम्स देवघर में लास्ट ईयर 10,000वां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया। समझ में आ रही है? इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, हमारे देश में 300 से ज्यादा अमृत फार्मेसीज काम कर रही हैं। अमृत फार्मेसी वो होती हैं जो
क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों में आपको सब्सिडाइज मेडिसिन यानी कि छूट पर दवाइयां प्रोवाइड करती हैं, तो उनको बोलते हैं अमृत फार्मेसी। तो ये 300 से ज्यादा हमारे देश में खुली, 10,000 के करीब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट किए गए और 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड हमारे देश में क्या किए गए हैं दोस्तों, जनरेट किए गए हैं। कल जो भाई क्लास होगी वो बजट के ऊपर है, ठीक है। कल जो आपकी क्लास होगी वो किसके ऊपर है, बजट के ऊपर है। कल आपको मैं बजट से पहले बजट का पूरा ज्ञान पढ़ा दूंगा। देखो है क्या खेल, में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक क्लियर कर दूं चीज आपको, पिक्चर सब स्टूडेंट्स को। जब हम बात करते हैं किसकी, बजट की, तो बजट इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। बात समझ में आई? बजट इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, याद रखिएगा, है ना। बजट एक पार्ट है, उसको मैं समझा के आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बता सकता हूं बाद में। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों किस चीज की, अगर मैं आपसे बात करूं कि इकोनॉमिक सर्वे इज द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योर होल इकोनॉमी। यू शुड नो ईच एंड एवरी चैप्टर, नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, समझ रहे हैं इन्फ्लेशन को, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, फॉरेन ट्रेड कैसे होता है, एवरी सिंगल थिंग कम्स इन इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे आप अभी पढ़ लीजिएगा, बट दिस विल बेनिफिट यू व्हेनेवर यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स होलिस्टिकली। अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे देखें। फिलहाल आप एक अप्रोच के तौर पर कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या होता है, किन किन चीजों पर बात की गई है, कितने चैप्टर हैं, किस तरीके से जारी किया जाता है, उसका एक समअप आप अभी जो बच्चे जिनको इकोनॉमिक्स नहीं आती है वो ले ले, ठीक है। इसीलिए कल से हमारे कोर्स स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है, 22 लास्ट डेट है। वो लेना चाहता है तो ही कैन ऑप्ट द कोर्स, आराम से वो कोर्स ले सकता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टेंशन ना लो। जिस दिन इकोनॉमी पूरी पढ़ोगे, अब जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे अगर हैं यहाँ पे, तो जरा एक बार आंसर करें जिन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है। एनी सिंगल स्टूडेंट जिसने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है कंप्लीट कोर्स, और उसको किसी भी चीज में दिक्कत आ रही हो, उसको ये हलवा लग रहा होगा, हलवा, उसे मजा आ रहा है पढ़ने में, क्यों? क्योंकि उसने अब तक डेटा नहीं पढ़ा था, अब वो डेटा भी पढ़ रहा है बच्चा सारा, समझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे हमें देखने को मिलते हैं कई बार, याद रखें। इसके अलावा साथियों यहाँ पर एक और चीज, सोशल सेक्टर बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि जो एम्पावर करता है किस चीज को। देखो सरकार ने सब तरीके से प्रयास किया, ठीक है, और यहां पर सरकार, हमारी ये इकोनॉमिक सर्वे में बोला जा रहा है कि सरकार के हर स्तर पर सुशासन और उद्देश्य की एकजुटता रही। और हमने सामाजिक जितने भी कार्यक्रम चलाए, जो भी हमने सोशल प्रोग्राम्स चलाए दोस्तों, वो हमारे सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड हुए। सरकार बोल रही कि हमने एंड यूजर तक उसको पहुंचा दिया है। बात समझ में नहीं समझ में आई? अरे बोलो। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स जो हमने कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, हिली रीजन में, कोस्टल एरियाज में पहुंचाने की कोशिश की, जिससे लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी जो क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? जरा बताइए। हाँ जी। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई हम खर्चा कर दें, हम व्यय कर रहे हैं, ठीक है। अब व्यय जो हम कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी को कैसे मैक्सिमम किया जाए, यानी कि जो हम सोशल स्कीम्स में खर्चा कर रहे हैं उसकी पैसे को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। तो हमें ग्राउंड लेवल पर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा। यह बात ध्यान रखें, तभी हम साथियों अपनी अर्थव्यवस्था को आगे की दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए सशक्त हो पाएंगे। इसके अलावा सोशल सेक्टर बेनिफिट एंड एम्पावर, तो आइए दोस्तों जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। एवरी सिंगल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर सबसे पहले बोला गया दोस्तों कि सोशल सर्विस यानी कि पब्लिक वेलफेयर पर, सामाजिक सेवाओं पर जो खर्चे किए गए हैं वो 7.8% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिले। हेल्थ एक्सपेंडिचर पे हमारे यहां पर 1.9% ऑफ जीडीपी वित्त वर्ष 2024 में देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा सोशल सेक्टर में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिलेगा। आयुष्मान भारत के बारे में हमारी सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत ने कई लोगों की जान बचाई। लगभग 1.25 लाख करोड़ ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर पुअर एंड डेप्राइव्ड फैमिलीज दोस्तों हम लोग, देश की सरकार बचा चुकी है, एंड इट इज वेरी सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इसके अलावा NRLM, इसका मतलब होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये प्रोग्राम दोस्तों 89 मिलियन वुमेन्स को
कवर करता है थ्रू 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो महिलाएं हैं उनके एम्पावरमेंट को लेकर यहां पर NRLM प्रोग्राम को चलाया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए। इट इज वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिएगा दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे अगेन आई एम सेइंग इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। तो अभी सोशल सेक्टर की जब मैं आपको स्कीम्स पढ़ाऊंगा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रीज पढ़ाऊंगा, तब ऐसे बच्चों को यहां पे क्लियरिटी और अच्छे से देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोजगार और कौशल विकास। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कि किस तरीके से हमने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया, कौशल विकास पर काम किया, क्वालिटी को लेते हुए। सबसे पहले दोस्तों कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट 2017-18 और 2020-21 के 21 और 22 के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे ये वर्कर्स हैं, ये कितने टोटल पर्सन इंगेज हैं और फैक्ट्रीज इन ऑपरेशंस कितनी है। तो अगर आप इस डेटा को देखें 2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच में, तो यहां पर पहले 0.4% था, ये 11.8% हो गया। वो वर्कर्स 4.8% थे, ये 13.2% हो गया। टोटल पर्सन्स एंगेज 3.9% थे, यहां पर 12.2% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, ठीक है। ये बेसिकली जो सर्वे हम करवाते हैं, ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से डेटा यहां पर सरकार के द्वारा लिया गया। तो हायर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन लार्जर फैक्ट्रीज। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमें अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं उसमें हमारी ग्रोथ यहां पर बढ़ी है। पहले फैक्ट्रीज ऑपरेशंस में इतने परसेंट हुआ करती थी, अब लेस देन 100 एम्प्लॉइज और मोर देन 100 एम्प्लॉइज की यहां पर बात की जा रही है। अब इतनी हो गई, ये वर्कर्स हो गए या आपके टोटल पर्सन्स इंगेज्ड हो गए। तो एक तरीके से हाई एम्प्लॉयमेंट यहां पर देखने को मिला। अगर सरकार की बात करें तो इस बार जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो हमारे देश की बेरोजगारी दर है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट रेट, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है। तो बेरोजगारी दर जो है दोस्तों हमारे देश की 2022-23 में, वो दोस्तों याद रखेंगे डेक्लाइन कर गई है। कितनी डेक्लाइन कर गई है तो याद रखिएगा, ये हमारी डेक्लाइन कर गई है दोस्तों 3.2%। और ये डेटा कहां से आया, तो ये डेटा आया PLFS से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। व्हाट इज दिस, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दोस्तों हमारे भारत में 2017 ऑनवर्ड से स्टार्ट किया गया है या 16 ऑनवर्ड से स्टार्ट किया गया, जरा बताएंगे आप लोग। और याद रखिए पीरियोडिकली लेबर फोर्स यहां पर हमारे देश की लेबर फोर्स का डेटा देता है। लेबर फोर्स का मतलब सिंपल शब्दों में याद रखो, हमारे देश की कुल जनसंख्या में से वो लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं और जो काम करने में एबिलिटी है, जो काम करने के लिए सक्षम है। हमारे देश की जनसंख्या में से वो लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं और जिनके अंदर काम करने की योग्यता है, वो हमारे देश की लेबर फोर्स कहलाती है। अब जिसको काम मिल गया वो रोजगार मिल गया, जिसको काम नहीं मिला वो बेरोजगार हो गया। तो लेबर फोर्स में हम याद रखें, हमारा जो श्रम बल होता है देश का, उसमें सभी लोग याद रखें, श्रम बल में हम रोजगार वाले नियोजित व्यक्तियों भी और जो गैर नियोजित व्यक्ति हैं, यानी कि जिनको रोजगार नहीं मिला है, उन सबको शामिल करते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि नेट पेरोल एडिशन, EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, EPFO ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बारे में भी आपको पता है। तो नेट पेरोल एडिशंस कितने लोगों ने यहां पर EPFO के अंतर्गत यहां पर पेरोल की बात करते हैं, तो ये 5 सालों में डबल हो चुका है। तो यानी कि लोग आर मोर एक्टिव फॉर सोशल सिक्योरिटी। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो सामाजिक सुरक्षा के लिए अब अच्छा काम करने के लिए PF यहां पे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश का जो यूथ है और जो महिलाएं हैं, उनका पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ रहा है। थोड़ा सा हंसी आ रही है सेंटेंस पे, अब मैं हंसूंगा नहीं, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं हंस गया तो मेरे लिए गलत बात है, पढ़ लो भी फिलहाल, है ना, सरकार का डेटा है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब हम सरकार की इसमें ऐसे बुराइयां तो नहीं कर पाएंगे कोई भी, है ना। इसका क्रिटिसिज्म क्या होगा बाद में कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में, व्हेन वी हैव सम डेटा। जब हमारे पास डेटा होगा ना तो इसका डिस्कस करेंगे कभी, अभी तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो चुपचाप बैठ के, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से 3-4 बन सकते हैं। फिलहाल यूथ और फीमेल पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं कि वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। और सबसे बढ़िया बात है कि ये देखो, कोई भी देश हो तो यहां पर ये एक मिनट रुकेगा, एक सरकार बोल रही है, देखो यहां पे देखो, डेमोग्राफिक एंड जेंडर डिविडेंड, ये क्या होता है इसको समझो। एक तो होता है मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल का विभाजन था कि मेल ज्यादा काम कर रहे हैं, फीमेल कम काम कर रही है।
तो सरकार कह रही है कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने इसको अचीव किया है कि जेंडर डिविडेंड जो है उसको खत्म करने की बात। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि किसी स्थान पर हम ज्यादा काम कर रहे हैं किसी लेवल पर, मतलब कोई क्षेत्र बहुत अच्छे हैं, कोई क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, तो डेमोग्राफिक के लेवल पर भी हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की है। ठीक है, दूसरी साथ यहाँ पर याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जरूरत है बैलेंस की, कि जो हम कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं और जो लेबर है उसमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, उसको अच्छे तरीके से किया जा सके। सबसे लास्ट पॉइंट जरा एक बार नोट करना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुडे क्लास, कि इंडियन इकोनॉमी दोस्तों हमारी जनरेट करेगी लगभग 78.5 लाख जॉब, यानी कि वो भी नॉन फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर में नहीं कह रहा, ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हमारे देश में 78.5 लाख जॉब जनरेट होंगी 2030 तक, ऐसा हमारी सरकार दोस्तों कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का डेटा। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट, हमारे देश ने क्या क्या इसमें क्या। देखिए साथियों, मैंने अपनी क्लास में आज क्लास में हर संभव प्रयास किया है, पिछले 4 घंटे से मैं इसी को मेंटेन कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो आई नो कि मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे का मतलब मेरे जो मुझसे पढ़े हैं, ये दे नो ईच एंड एवरी वर्ड, उनको सब पता है, दे नो सब कुछ पता है उन्हें। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक एक टर्म बताने बैठ गया तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सो क्विक, मैं इसलिए बहुत तेजी से बढ़ रहा हूं। बट समवन, कोई ऐसा बच्चा जो सिर्फ ओवरव्यू लेने आया है, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि एटलीस्ट आपको पता हो कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, जो अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम साथियों बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की, तो दोस्तों प्लेंटी ऑफ अपसाइड लेफ्ट इफ वी गेट इट राइट। यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य होगी, सरकार बोल रही है। कैसे होगी जरा देखो। सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि जो हमारे देश में नॉन इंडस्ट्रियल क्रेडिट हैं, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो गैर संस्थागत जो हमारे ऋण हैं, उसकी हिस्सेदारी अब 90% से जो 1950 में थी वो अब 23.40% 2021-22 में देखने को मिली। इसके अलावा साथियों फिक्स्ड एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स। देखो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि हम किसानों को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर सरकार किसानों की जो क्रॉप है उसको खरीद सकती है, तो किसानों को ये बोल रहे हैं कि हम लाभकारी मूल्य का आश्वासन देते हुए बोला है कि एमएसपी जो है वो अखिल भारत औसत उत्पादन जो होता है, अखिल भारत औसत उत्पादन, उसकी लागत के 1.5 गुना पर तय की गई है। ठीक है, कभी इसके बारे में पढ़ाएंगे कि एमएसपी कैसे डिसाइड की जाती है, एक अलग से चैप्टर होता है एग्रीकल्चर में, तब पढ़ेंगे आप इसको। दूसरा दोस्तों यहाँ पर यह बोला गया है कि जो उत्पादन पैटर्न है हमारे देश में, जो हम प्रोडक्शन पैटर्न्स यूज कर रहे हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, और जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अब एनकरेज करने की आवश्यकता है, उसको बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो नुकसान होते हैं उसमें कमी लाने की बात की गई है, और यह कहा गया है कि हम टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस चीज में क्या करेंगे, निवेश करने की बात कर रहे हैं। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, राज्य को प्रोत्साहित करने की बात की गई है कि हम स्टेट को यहां पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ठीक है, स्टेट्स को यहां पर क्या कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। क्यों? जिससे जो बाजार अवसंरचना है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोडक्ट्स को बेचा जाना है, खरीदा जाना है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो सके, उसको लेकर साथियों यहाँ पर एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट पर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पर साथियों अगर हम बात करेंगे तो पिछले 5 सालों का अगर हम औसत देखें तो वार्षिक वृद्धि दर 4.18% पर कांस्टेंट प्राइस पर हमें देखने को मिल रही है। लाइव स्टॉक आप जानते हैं दोस्तों, पशुधन की बात कर रहे हैं। अगर पशुधन की बात करें कि ये कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि कंपाउंडली वार्षिक रूप में कितनी वृद्धि दर है। 7.38% ये बता रहे हैं कि 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 7.38% लाइव स्टॉक सेक्टर बढ़ा है। ठीक है, समझ में नहीं समझ में आई। इसके अलावा साथियों यहां पर एक और चीज बताई जा रही है कि वित्त वर्ष 2015-16 में 2023 तक दोस्तों देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत यानी कि 90 लाख हेक्टेयर के करीब दोस्तों कवर किया जा चुका है माइक्रो इरिगेशन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 8195 एफपीओस, क्या होता है एफपीओ का मतलब, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफपीओस? जरा जल्दी से बताएं साथियों, एक बार हम भी देख लें आप कितना जानते नहीं जानते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफपीओ? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आराम से, आगे लिखा हुआ है भाई।
8195 आगे लिखा हुआ है, बच्चे कह रहे हैं पढ़ ही नहीं पा रहे। 8195 एफपीओ दोस्तों हमारे यहां पर रजिस्टर्ड किए गए हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के तहत। 29 फरवरी 2024 तक 8195 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हमने यहां पर क्या क्या रजिस्टर्ड किए हैं। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री GKAY, जरा इस स्कीम का नाम बता दो। चलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें दोस्तों फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया है लगभग 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो ये कई सारे डेटा हमारे देश में एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट को लेकर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक नजर मारते हैं दोस्तों भारत विश्व का फार्मास्यूटिकल बाजार। भाई देखो, हमारी फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज की डेट में हम वर्ल्ड के तीसरे लार्जेस्ट मार्केट हैं वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। और हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केट इस समय 50 बिलियन USD, 50 बिलियन डॉलर का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ग्लोबल जेनरिक कंपनीज की बात करें तो दोस्तों हमारी, अगर हम वैश्विक स्तर पर जो जेनरिक कंपनीज हैं, 20 ग्लोबल जेनरिक कंपनी जो जेनरिक दवाइयां प्रोड्यूस करती हैं, उसमें से 8 कंपनी हमारे भारत की हैं। इसके अलावा लगभग 12,500 के करीब जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। तो याद रखें 12,500 के करीब जन औषधि केंद्र भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यस, इट इज द पार्ट ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिल्कुल सही पहचाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसको हम पढ़ेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों हमारे देश में स्मॉल और जो मीडियम मैटर्स की इंडस्ट्रीज हैं उसमें किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली, कैसे प्रोग्रेस देखने को मिली। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये क्या होते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आपको, आप यहां उत्पादन करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। बिजली में छूट दे दी, कुछ दे दी। तो यहां पर इससे क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, याद रखें अगर हम बात करते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की तो लगभग 1.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला। क्या बात है, PLI दी, 1.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। हमारा जो एक्सपोर्ट है देश का वो 4 लाख करोड़ के करीब आगे बढ़ गया, बूस्ट किया, ठीक है। प्रोडक्शंस और जो सेल्स हैं वो 10.8 लाख करोड़ के उत्पादन, देखो ये इट विल क्रिएट अ GDP, ये GDP में आपको हेल्प करेगा, GDP में आपको क्या करेगा, GDP में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपना योगदान देगा। इसके अलावा साथियों इसी माध्यम से स्मॉल एंड मीडियम मैटर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पर जो हमने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए हैं, तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के सर्जन हुए हैं दोस्तों लगभग 8.5 लाख। तो इट इज अ गुड इंडिकेटर और बैड इंडिकेटर, इट इज अ गुड इंडिकेटर, टोटल गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी, कि हम कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट भी आ गया, एक्सपोर्ट भी बूस्ट कर दिया, प्रोडक्शन भी बढ़ गए और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया। एक बहुत अच्छी सीरीज होती है, जिन बच्चों ने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कैसे मैं चार्ट बनाता हूं, तो वो चार्ट आपका यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर सेवाएं, फ्यूलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ावा देना, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी इकोनॉमी का जो साइज है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, कैसे सर्विसेज जो सेवा क्षेत्र हैं, सेवाएं हैं, वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को फ्यूल कर रही हैं। फ्यूलिंग मतलब उसमें बढ़ावा दे रही हैं, कैसे, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लगभग 55% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी, दोस्तों हमारे वित्त वर्ष 24 में 55% टोटल साइज इकोनॉमी का सर्विसेज सेक्टर से आपको देखने को मिल रहा है। कुछ समझ में आया जी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज लिखी गई है PMI, ये होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। और ये मंथली सर्वे होते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के, उससे ड्राइव होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। दोस्तों ये भी हमारा 61.2 के करीब सर्विस PMI देखने को मिल रहा है, मार्च 2024 में नई हाइट्स पर पहुंचा। इसके अलावा दोस्तों हम जो सेवा निर्यात कर रहे हैं ये 44% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, यानी कि भारत में जो हम कुल निर्यात करते हैं उसका 44% निर्यात हमारे सेवा निर्यात से आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स ये बढ़ गए हैं। 2014 में जहां पर हमारे देश में स्टार्टअप्स, जो तकनीकी स्टार्टअप्स थे, वो उनके नंबर 2000 थे, आज की डेट में 31,000 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे देश में जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं वो साथियों लगभग 350 बिलियन USD क्रॉस कर चुकी हैं 2030 तक। समझ में आ रही है? वीडियो को लाइक नहीं करा आप लोगों ने।
क्या बोला मैंने आपसे? 350 करोड़, 350 यूएस बिलियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री दोस्तों हमारे यहां पर क्रॉस कर चुकी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? अगर मैं दोस्तों अगले इंडिकेटर पे जाऊं सरकार के, तो सरकार ओपन नेटवर्क की बात करती है डिजिटल कॉमर्स के। यहां पर सरकार ये बोल रही है, अगर हम ग्रोथ मैप देखें अपने देश में, तो सरकार ने बोला कि 68 मिलियन ट्रांजेक्शन सिंस क्या बोलते हैं उसको, इंसेप्शन, ठीक है, कि जब हमने इसको इंस्पेक्ट किया बेसिकली तो 68 मिलियन ट्रांजेक्शन हमारे देखने को मिले। अब आप सोच सकते हैं कि डिजिटल कॉमर्स में कितना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग 5,35,000 सेलर्स आपको देखने को मिले, जिसमें 85% स्मॉल सेलर हैं और 65 सेलर एप्लीकेशन हमारे यहां हैं, 22 बायर्स एप्लीकेशन हैं, 65 बेचने वाली और 22 खरीदने वाली। तो इतना ज्यादा डिजिटल कॉमर्स में ओपन नेटवर्क हमारे यहां पर क्रिएट हुआ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहले हमारे सामने है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ, व्हाट इज मिशन लाइफ? मिशन लाइफ का आपको मतलब दिख रहा होगा यहां पे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि कैंपेन है एक तरीके की, जिसमें हम मास मूवमेंट के माध्यम से एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, कि किस तरीके से हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपने जीवन को जिए, तो वो एक अलग से ही परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। यहां पर साथियों याद रखें, मिशन लाइफ के तहत 75 लाइफ एक्शंस बताए जाते हैं कि किस तरीके से आदमी सस्टेनेबली यानी कि सतत रूप से जी सकता है। अब सस्टेनेबली का मतलब यह है कि हमारे एनवायरनमेंट को हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलें, जो सो दैट आने वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो। ठीक है, अरे बोलो बात समझ में आई? अब मिशन लाइफ से क्या क्या फायदे हैं? ये सर्कुलर इकोनॉमी को क्या करता है? प्रमोट करता है। जो हमारे देश में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप रीयूज कर सकते हो। तो इस तरीके से साथियों क्लाइमेट चेंज इन इंडिया में मिशन लाइफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हमारे देश में निभाई है, यह बात ध्यान रखिएगा। बोलो बात समझ में नहीं समझ में आई जी? अगला यहां पर एक और स्टेटमेंट बोला गया यहां पर कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, ठीक है, उनको अपना खुद को चूज करना चाहिए क्लाइमेट एक्शन पाथवे। जो भी वो क्लाइमेट एक्शन पाथवे लेना चाहे खुद का चूज कर लें और उसके अकॉर्डिंग कार्य करने की कोशिश करें। ठीक है, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? तो इसके लेकर क्लाइमेट चेंज को लेकर कार्य किए गए। वहीं पर साथियों एक और इंपॉर्टेंट अप्रोच पे हम बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अवसंरचना संभावित वृद्धि को बढ़ाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस तरीके से इकोनॉमिक जो लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ हमारे देश में वृद्धि पर करी है। जरा इसको जरा एक बार समझते हैं ढंग से, अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहला सवाल यह आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये पोटेंशियल ग्रोथ को, या हम बोल सकते हैं संभावित वृद्धि को बढ़ाने की बात करता है। सबसे पहला सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना या जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमें इसको निर्माण करना है, इसको अपने देश में बनाना है, तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। किसी देश में सरकार बोल रही है कि अगर आप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो कि पुल गिर रहे हैं, ब्रिजेस खराब हो रहे हैं, डैम्स टूट रहे हैं, इस तरीके का दोस्तों सिस्टम ना हो। तो यहां पर सबसे पहले बोला गया कि आपको जरूरत है हायर लेवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग। निजी क्षेत्र एक अच्छे तरीके से यहां पर वित्त पोषण, निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषण किया जा सके बड़े लेवल पर। समझ में आई? और हम नए सोर्सेस के माध्यम से, न्यू रिसोर्सेस के माध्यम से मोबिलाइज करें, मोबिलाइज करें किसको? रिसोर्सेस को। जो संसाधन है, नए सूत्र से संसाधनों को लगाने की जरूरत है, नए सूत्र से संसाधनों को लगाएं। इसके अलावा साथियों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पॉलिसी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए होगा। कहां से? सेंट्रल से, और इसके साथ साथ कहां से? स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से। हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स पूरी तरीके से सपोर्ट करें, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। बात समझ में आई? एक हम यहां पर एक ऐसा इंडेक्स बनाएं जो किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसको जज कर सके। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा यहां पर हमें सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, हमें हर तरीके से एक केंद्रित
वित्तीय प्रवाह संबंधी सूचना को संग्रहण करने की एक आवश्यकता बताई गई। और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट वाइज कि कौन से प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, किस सेक्टर में लाए जा रहे हैं, इसको भी रिवाइज करने की आवश्यकता है कि किस सेक्टर में काम कर रहे हो। क्षेत्रवार जो आपके सेक्टर्स हैं उसको रिव्यू करो कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत हमें यहां पर देखने को मिलेगी। बात समझ में नहीं समझ में आई दोस्तों जी। अब जरा थोड़ा सा देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया गया। दोस्तों हमारे यहां पर एवरेज पेस ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन अप बाय 3 टाइम फ्रॉम 11.7 किलोमीटर पर डे टू फाइनेंशियल ईयर 14 टू 34 किलोमीटर पर डे बाय फाइनेंशियल ईयर 24। सबसे पहले हमने रोड निर्माण में, क्योंकि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो रोड, रेल, पोर्ट, सिविल एविएशन, एनर्जी, दीज आर सम इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक सेक्टर्स कि रोड्स कैसी हैं, रेलवे कैसी है ना, वहां पोर्ट्स कैसे हैं, नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन सेक्टर कैसा है, एनर्जी सेक्टर वहां के कैसे हैं, उन सबको ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाता है। तो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करते हैं, ये दोस्तों 2024 में बढ़ गया। जो एवरेज पेस ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन थे वो पहले 11.7 किलोमीटर पर डे हुआ करते थे, डेट इज इंक्रीज टू 34 किलोमीटर पर डे बाय फाइनेंशियल ईयर 24। इसके अलावा जो हमने पूंजी निवेश किया है रेलवे पे, ये दोस्तों पिछले 5 साल में 77% बढ़ा। पूंजी निवेश का मतलब है कि सरकार नई नई ट्रेन चला रही है, मान लो वंदे भारत, तेजस, दुनिया भर की आरआरटीएस, सब ट्रेन चल रही है, रेलवे सेक्टर आपका बढ़ रहा है। अब रेलवे सेक्टर में कैपेक्स क्यों बोल रहे हैं, इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे हमारी एसेट क्रिएटेड हो रही है, इससे हमारी संपत्ति का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आई साथियों। फाइनेंशियल ईयर 24 में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने, 21 हवाई अड्डों में नए टर्मिनल भवन परिचालन किए गए। और इससे क्या हुआ, जब 21 एयरपोर्ट्स बिगिन ऑपरेशन शुरू किए गए, 6.2 करोड़ पैसेंजर पर एनम की कैपेसिटी अब हैंडल हमारे भारत ने बढ़ा दी। कितना पैसेंजर अब एयर से ट्रैवल कर सकता है। और आप जानते हैं उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम, इस तरीके की स्कीम से और हम सिविल एविएशन सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं पर साथियों अंडर जल जीवन मिशन, यहां पर टैप वाटर कनेक्शन को इंक्रीज कर दिया गया मोर देन 14.89 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में। तो इस तरीके से साथियों हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। एक बार मैं दोबारा से आपको थोड़ी चीजें रिव्यू दे देता हूं, जरा ध्यान से सब लोग समझ लेना तेजी के साथ। पीडीएफ आपके पास इसकी पहुंच जाएगी, परेशान नहीं होना। तो यहां पर ये इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स थे। वैसे तो आई थिंक 522 पन्नों का इकोनॉमिक सर्वे आया है, 522 का बैठ के पढ़ लेना घर बैठ के। बट हमने यहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हमारे पेपर्स हैं, जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट हैं, उसको हमने यहां पर डिस्कस किया। एंड वी हैव डिस्कस एवरीथिंग इन दिस क्लास। क्या स्थिति है, मॉनेटरी मैनेजमेंट कैसा है, प्राइसेस इन्फ्लेशन कैसा है, एक्सटर्नल सेक्टर कैसा है, मीडियम टर्म आउटलुक कैसी है, क्लाइमेट चेंज, सोशल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। एक बार, सिर्फ एक बार सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यहां पर कुछ मैं आपको पॉइंट्स अब यहां पे समरअप कर रहा हूं, और ये पॉइंट्स आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितना मैंने पढ़ाया अब मैं उसको समअप कर रहा हूं, और ये पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स आप एटलीस्ट कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, ये पॉइंट्स आपके हर बच्चे के पढ़े होने चाहिए। क्या बोला, कुछ भी मत पढ़ो, चाहे पूरा मत पढ़ो, ये पॉइंट्स एवरी सिंगल स्टूडेंट यहां पर पढ़ने की कोशिश करेगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है उसको यहां पर 6.5 से 7% के बीच बढ़ने का अनुमान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बात समझ में आई। दूसरा यहां पर याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 में जो रियल जीडीपी है वो 8.2% के हिसाब से बढ़ेगी। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 में 8% का मार्क 4 क्वार्टर में देखने को मिला। बोलो ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स में मैंने अपने देश की जीडीपी के बारे में बात करी 2024-25 के लिए और 2024 के लिए, और एक्चुअल में बताने की कोशिश करी कितनी जीडीपी रही है फाइनेंशियल ईयर 24 में, और किस तरीके से 6.5 से 7% का अनुमान हम बता रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। हमारे यहां पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है कि इन्होंने करंट प्राइस पर कितना कंट्रीब्यूट किया है देश में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में। तो याद रखें
सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो इट इज कितना, तो इट इज 17.7% कंट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, देन 27.6%, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे जीवीए में दोस्तों 54.7% कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, किसका दोस्तों, सर्विस सेक्टर का। इसका मतलब हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर में है, और उसके बावजूद भी उसका कंट्रीब्यूशन जीवीए यानी कि उसका जीडीपी, एक तरीके से मानो नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है मात्र 17.7%। समझ रहे हैं आप कितना कम है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 9.9% की तरफ से ग्रो किया है। याद रखें 9.9% ग्रो इसमें वृद्धि देखने को मिली। और कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज होती हैं यानी कि हमारे देश में होने वाली निर्माण गतिविधि, तो वित्तीय वर्ष 2024 में ये 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखें। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जो सीपीआई होता है वो आपका डेक्लाइन किया दोस्तों 5.4% पे, ठीक है, 5.4% पे। समझ रहे नहीं समझ रहे, अरे बोलो। फाइनेंशियल 23 में 6.7% था, और वित्त वर्ष 2024 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 5.4% रह गया। तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों यहां पर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं जीएफसीएफ, कितना कैपिटल फॉर्म किया जा रहा है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन टोटल। तो यहां पर अगर हम देखें साथियों, तो अगर हम इसको देखें तो जो हमारे प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, तो ये इंक्रीज किया है 19.8%, जो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 23 की बात यहां पर की जा रही है। तो वित्त वर्ष 2023 में निजी गैर वित्तीय जो आपकी निगम है, उनसे सकल निश्चित पूंजी निर्माण आपका 19.8% की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है ग्रोथ का। समझ में आ रही है। इसके अलावा अगली ग्रोथ और देखेंगे, लगभग 4.1 लाख रेजिडेंट यूनिट सोल्ड इन द टॉप 8 सिटीज। जो शीर्ष 8 शहर हैं उसमें 2023 में 4.1 लाख आवासीय इकाई की बिक्री हुई है। तो इसका मतलब ये देखा गया कि रियल एस्टेट में, यानी कि आज जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें 33% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। यानी कि 2013 के बाद सबसे ज्यादा वृद्धि 33% इंक्रीमेंट आपको रियल सेक्टर में देखने को मिला। डेट्स वाई आज की डेट में जो हमारा रियल सेक्टर है ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है दोस्तों, ग्रो कर रहा है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था जो हमारा राजकोषीय घाटा है, याद रखें ये 6.4% ऑफ जीडीपी आपको फाइनेंशियल ईयर 23 में था, अब ये 5.6% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों जरा नोट कर लो, फाइनेंशियल ईयर 24 में 9.5 लाख करोड़ है, याद रखें, और ये मार्क कर रहा है इंक्रीज ऑफ 28.2% और ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 2.8 टाइम्स द लेवल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। यानी कि इस समय 2024 के लिए जो पूंजीगत यानी कि हमारी सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 9.5 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं, और ये दर सार हम देखते हैं कि बढ़ रही है, एक तरीके से 28.2% के हिसाब से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2020 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था उससे 2.8 टाइम्स आपका यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 24 का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गुणवत्ता में क्या हुआ, सुधार हुआ। जो हमारा क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये क्या होती है, इंप्रूव होती है। याद रखिए एज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना है दोस्तों, 8.6%, लोअर देन बजटेड फिगर ऑफ 9.1 लाख करोड़। यानी कि राज्य सरकारों द्वारा जो व्यय की गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ। पहले हमारा अगर हम देखें मतलब एक तरीके से पहले देखें तो जो सकल राजकोषीय घाटा था, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, वो 8.6% की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 9.1 लाख करोड़ बजटीय आंकड़े को छू रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे देश में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं ग्रॉस, उसका रेशियो भी डिक्लाइन किया है, 2.8% पे आ गया है मार्च 2024 में। और ये 12 साल का
दोस्तों सबसे निचला स्तर, अगर आपको याद हो क्लास में सेम डेटा मैंने आपको बताया था एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेके, सेम डेटा कि एनपीए परफॉर्मेंस आपका 2.8% क्या कर दिया, डेक्लाइन कर गया। नेक्स्ट आप लोगों का है इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यानी कि जो हमारा सेवा निर्यात हम अपने देश में कर रहे हैं दोस्तों, ये 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। फॉरेक्स रिजर्व की बात करेंगे साथियों, तो हमारे पास 2024 के अंत तक अनुमानित आयात के 11 महीने को कवर करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि हम 11 मंथ्स का जो प्रोजेक्टेड इंपोर्ट है वो आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों हमारे यहाँ पर डीबीटी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 36.9 लाख करोड़ दोस्तों हमारे ट्रांसफर किए गए। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दोस्तों LFPR बोलते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो श्रम बल भागीदारी दर है उसमें महिलाओं का जो रेट है वो साथियों अगर आप देखेंगे वो बढ़ गया है। 2017 में 23.3% था और अब ये 37% हो गया है 2022-23 में। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में इसका बढ़ने का कारण क्या है कि रूरल जो वुमेन है, जो महिला ग्रामीण महिलाएं हैं, ये इनका रोजगार यहाँ पर बढ़ रहा है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 2 3 4 and then 5 6 7 and then 8 9 10 11 and then 12 13 14 15। these are 15 पॉइंट्स दोस्तों जो पेपर में आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। ये 15 पॉइंट्स नहीं है दोस्तों, 15 क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्टकट आपके पेपर में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो एक समअप मैंने यहाँ पे आपके साथ ले लिया और दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है,